Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 3rd of June 2024. तो आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और हम लोग देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग अपने प्रीलिम्स की और मेंस की जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पहला आर्टिकल है वो है कि दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में टर्न इनटू डेजर्ट इफ डिफॉरेस्टेशन इज नॉट चेक्ड। ये बात किसने कही है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कही। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज, फ्यूअर वुमेन्स आर बीइंग हायर्ड फॉर लीडरशिप पोजीशंस। पहले के कंपैरिजन में अब और कम औरतों को लीडरशिप पोजीशन के लिए लिया जा रहा है। इसके बारे में बात होगा। ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा, डज इनइक्वालिटी लीड टू ग्रोथ? क्या इनइक्वालिटी के चलते ग्रोथ होता है? इन तीनों चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। ओके। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली जो है वो डेजर्ट बन जाएगा। डेजर्ट जैसे थार डेजर्ट, डेजर्ट जैसे सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आटा कामा डेजर्ट कहाँ पे है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये तीन चीजें मैंने पूछी, सहारा डेजर्ट, आटा कामा डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये तीनों कहाँ पे है? ठीक है। थार डेजर्ट तो इंडिया में है। क्यों क्यों मैंने ये क्वेश्चंस पूछे? क्योंकि प्रीलिम्स में मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 7-8 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं पिछले 2 साल से। तो हो सकता है ना कि डेजर्ट में भी क्वेश्चन आ जाए। इसलिए डेजर्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे है, ये आप लोग मैप में देखेंगे और मुझे 3 डेजर्ट के बारे में बताएंगे कहाँ कहाँ पे। आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, फिर विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पे है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली की स्थिति नहीं सुधरी तो दिल्ली जो है वो एक पैरन डेजर्ट बन जाएगा। बंजर रेगिस्तान की तरह हो जाएगी हमारी प्यारी दिल्ली, हमारे देश की राजधानी डेजर्ट की तरह हो जाएगी अगर सही से स्टेप नहीं लिया गया डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए तो। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि रिसेंटली ऑन May 30 द ऑफिशियल टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दिल्ली वाज 52.3 डिग्री सेल्सियस। 30 मई, मतलब आज से 3 दिन पहले, जो लोग दिल्ली में रह रहे होंगे उनको पता भी होगा, 52.3%, 52.3 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का हो गया था। और 29th को जो टेम्परेचर था वो 52.9 डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर है, मतलब 50 डिग्री के ऊपर जो टेम्परेचर जा रहा है दिल्ली का, ये वार्निंग ही नहीं, मतलब वार्निंग प्लस 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 टाइप का सिंबल है। ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है। और जो लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे होंगे उनको पता है कि अभी यहाँ पे गर्मी किस पीक पे है। आप सुबह 9 बजे भी बाहर निकलोगे ना, आपको लगेगा कि धूप से स्किन जल जाएगी, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ। ठीक है। इसी सारी चीजों को देखते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि ये barren डेजर्ट बन जाएगा इन केस द प्रेजेंट जनरेशन कंटिन्यू एन एपैथिक व्यू ऑन डिफॉरेस्टेशन। अगर जो आज की मौजूदा पीढ़ी है वो अगर डिफॉरेस्टेशन की तरफ ऐसे ही बढ़ती रहे, उसका एफॉरेस्टेशन पे ध्यान नहीं रहा, तो फिर ये बात होनी तय है। और ये बात किसने कही है? जस्टिस तुषार राव। क्योंकि जो मुगेशपुरी के पास दिल्ली में वेदर स्टेशन है वहां पे 29th को 52.9 डिग्री कहा गया, जो कि आज तक के दिल्ली का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर बताया गया। और जब ये बात वहाँ के ऑफिशियल से पूछी गई तो उन लोगों का कहना है कि जो सेंसर है वही माल फंक्शनिंग कर रहा था, जो सेंसर है वो खराब था। अब सेंसर खराब था तो भाई इसको ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी है? इसको ठीक करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर डेटा गलत आएगा तो हम लोग उसके बेसिस पे आगे का वे फॉरवर्ड प्लान कैसे बना पाएंगे?
तो जब आप इस चीज पे ही बात नहीं कर रहे हो, माल फंक्शनिंग पे ही ढंग से आपका काम नहीं है, आप उसी पे ढंग से माल फंक्शनिंग ही हो जा रहा है आपके सेंसर का, तो आप पे ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? हम्म ये बात आप पहले न्यूज में नहीं बता सकते थे। बट खैर, सफदरजंग वाला जो टेम्परेचर वेदर का वो वेदर स्टेशन है, वहां पे 45 डिग्री टेम्परेचर। तो चलो, एक तो इनकी गलती कि इन्होंने 59 52.9 को रीड नहीं किया, या माल फंक्शनिंग थी, जो भी था। सफदरजंग वाला 45 डिग्री बता रहा है पिछले एक हफ्ते से। अब या तो ये भी माल फंक्शनिंग कर रहा है, या फिर सच में टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर है। और अगर टेम्परेचर 45 से ऊपर भी है तो भी ये कोई अच्छी कंडीशन तो है नहीं। तो भी एक सीवियर हीट वेव का कंडीशन है, तो भी एक सीवियर कंडीशन विच नीड टू बी स्टॉप्ड। और इसको स्टॉप करने का सबसे मतलब जरूरी उपाय है एफॉरेस्टेशन। जब तक और ज्यादा पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरी दुनिया में, तब तक पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकने जा रही। एक प्रॉपर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकने जा रही। और फिलहाल लोकल लेवल पे दिल्ली, वी नीड टू प्लांट ट्रीज हियर। एक इंटरनल कमेटी बनाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी ऑफ सिटी ऑफिशियल्स डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली, ये बनाई गई थी एक फॉर्मर जज नजमी वजीरी के अंडर में। उन्होंने कहा आके कि भाई हम लोग काम नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वहाँ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था। ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ऑफिस स्पेस था, ना सपोर्ट स्टाफ था। इवन ट्रांसपोर्टेशन भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। जब आप सोचिए ये स्थिति है, और हम कहते हैं कि हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। ऐसे होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वी आर बाउंड टू फेल द टारगेट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट। ये तय बात है। और क्लाइमेट में ऐसी क्राइसिस आएगी जो ह्यूमंस तो नहीं संभाल सकते एट एनी कॉस्ट। ना कोई पैसा संभाल पाएगा। अब दिल्ली में जितनी गर्मी है, आप देखिए कैसे गर्मी का इफेक्ट है। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, उतना ज़्यादा लोग एयर कंडीशनिंग का यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा लोग एयर कंडीशनिंग का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। ये एक विशियस साइकिल है। सेम चीज़, जितना ट्री है, अगर ट्रीज कवर कम किया जाएगा, जितना ट्रीज कवर कम होगा, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर में इजाफा होगा, उतना रेनफॉल कम होगा। इसलिए ये चीज़ जरूरी है कि इसका एक ओवरऑल हम लोग लुक लेके चले, ओवरऑल इनके कंडीशनिंग पे हम लोग काम करें कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है। ये कोई यूनिलैटरल अप्रोच से नहीं होगा। इट विल रिक्वायर अ मल्टी लेवल एंड multilateral approach to solve this issue. Okay, तो ये हो गया। नाउ गोइंग ऑन टू द सेकंड आर्टिकल ऑफ द डे। क्या है कि फ्यूअर women आर बीइंग हायर्ड फॉर लीडरशिप पोजीशंस। कम औरतों को हायर किया जा रहा है, किस लिए? लीडरशिप पोजीशंस के लिए। ये बात किसका कहना है? ये बात कहना है लिंक्डइन का। ठीक है, लिंक्डइन का कहना है कि लिंक्डइन की इकोनॉमिक ग्राफ का डेटा जो है वो शो करता है कि 2022 से 2024 तक औरतों का लीडरशिप पोजीशन में रोल घट गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, और उनका जो प्रमोशन है सीनियर लेवल पे लीडरशिप रोल में स्टैग्नेट हो चुका है। ये बात लिंक्डइन का कहना है। और ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। कि most women in senior positions are employed in sectors such as healthcare, education, administrative and support services। जो औरतें हैं भी, जो लोग सीनियर पोजीशन पे काम कर भी रही हैं, वो भी किन सेक्टर्स में है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट सर्विसेज में, यहीं पे है। इन्हीं सेक्टर्स में मोस्टली वो लोग काम कर।
बाकी के सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल, नेचुरल गैस इंडस्ट्री, इन सारे जगहों पे वो लोग नहीं है टॉप मोस्ट पोजिशंस पे। अब ये जो डेटा है, ये चौंकाने वाला डेटा तो है ही। बट दूसरी चीज ये भी, हम लोग इस डेटा के हिसाब से अगर इंटरफेरेंस निकालना चाहें, ये आप देखिए, ये जो काम है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, ये जो है ये लेबर इंटेंसिव काम, जहाँ पे आपको एक थोड़ा ऑथोरिटेरियन काम करना पड़ेगा लोगों से। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करके, प्रेशराइज इन सेंस व्हाट, मतलब आपको थोड़ा सा फिजिकल यहाँ पे कैपेबिलिटीज की जरूरत ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वुमेन में फिजिकल कैपेबिलिटी कम है, बट जो हमारे समाज की सोच है वो ये है कि विमेन से ऑर्डर लेना लोगों को पसंद नहीं है, जो कि एक सच्चाई है। जो एक बड़ी क्लास है जहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, जहाँ एजुकेशन की कमी है, वो लोग एक वुमेन को अपने से ऊपर नहीं देख पाते। उनमें भी शायद ये रीजन। और हेल्थ केयर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट सर्विसेज में कैसा है, वहाँ पे मेंटल वर्क ज्यादा है, वहाँ पे आपको इमोशनल वर्क ज्यादा है, वहाँ पे आपको एम्पैथी ज्यादा दिखानी है। और इन चीजों में वुमेन फार बेटर है मेंस। एक इमोशनल स्टेबिलिटी जो वुमेन की है वो बेहतर होती है। इन जनरल हम लोग देखते हैं इस चीज को। ठीक है, इन चीजों में उनको हायर पोजीशन दिया गया है, बट स्टिल 24-25% ही तो रिप्रेजेंटेशन है इनका वहां पे। ये चीज है यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे कही जा रही है। देखिए इस ग्राफ में बताया गया 23, 24, 25%, मैक्सिमम यहाँ 27% गया 2023 में, और वो भी 2024 में घट के 26.8% पे। और और क्या कहना है कि वुमेन का जो लीडरशिप पोजीशन पे चढ़ना है धीरे धीरे, वो एक बिल्कुल स्नेल की पेस पे। 2016 से 19 में 1% राइज हुआ, 2019 से 22 फिर 1% ही राइज हुआ, और 2024 में वो और कम हो गया। इसका मतलब है कि वुमेन को हायर पोजीशन पे नहीं भेजा जा रहा है, या कम उनका प्रमोशन हो रहा है। अब बात करते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। क्यों नहीं भेजा जा रहा? ग्लास सीलिंग इफेक्ट पे चलते। ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है कि सीलिंग क्या होता है, देखिए सीलिंग मतलब छत। कि ऐसी छत है जो ग्लास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई। लगता है कि इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, बट इसके ऊपर जाने का रास्ता आपके लिए बंद है। आप इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। और इसी फेनोमेनन को कहते हैं ग्लास सीलिंग। और ये चीज वुमेन्स के साथ हो रही है, ऐसा मानना है कि उनको हायर पोजीशंस पे नहीं भेजा जा रहा है, चाहे जो भी रीजन हो। या फिर उनको स्केपगोट फेनोमेना भी है, कि वैसा कंडीशन जहाँ पे कंपनी को लगता है कि अब कंपनी को नुकसान होने वाला है, वैसे पोजीशंस पे वुमेन को टॉप मोस्ट लीडरशिप पोजीशन में छोड़ देती है। और जैसे ही वहां पे, उनको तो पहले से एंटिसिपेशन था ही कि यहाँ पे नुकसान होने वाला है, जैसे ही नुकसान हुआ उनको हटा दिया, कहा कि एक वुमेन थी टॉप मोस्ट पोजीशन पे, इसलिए चीजें ढंग से नहीं हो पाई। और ये एक एग्जाम्पल सेट करके आगे की वुमेन्स के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके चलते प्रॉब्लम हो रही है, वुमेन्स को आगे लीडरशिप पोजीशन पे बढ़ने का मौका कम से कम मिल रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या है? अब देखिए, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। विमेन जो है वो हमारी आबादी का 50%। अगर ये 50% लीडरशिप पोजीशन में नहीं रहे तो क्या होगा? हमारी आधी आबादी पीछे है। हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ कंडीशन, आप कह सकते हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? विमेन जो है वो एक वीकर वल्नरेबल क्लास है आज की सोसाइटी में। अगर इनमें से कुछ विमेन आगे निकल के आती हैं तो वो रोल मॉडल बनती हैं बाकी वुमेन के लिए। लेकिन अब इन रोल मॉडल्स को भी आप एक लिमिट के बाद आगे नहीं जाने दोगे, तो फिर सब लोग यही कहेंगे ना कि यार ये इतना पढ़ी लिखी आगे बढ़ी, जब इसको उतना मौका नहीं मिल पाया तो फिर बाकी लड़कियों को कैसे मिलेगा? और जब बाकी लड़कियों को मौका ही नहीं मिल रहा तो कहेंगे कि छोड़ दो, तुमको क्यों आगे बढ़ना है, खत्म कर। और इस चीज से
सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ेगा मालूम है? इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारे देश को, हमारी कंट्री को, और ओवरऑल पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड। कैसे? फिर आपकी आधी आबादी, मतलब 50% जो है आबादी, वो डिपेंडेंट है। और अगर ये डिपेंडेंट ही रह गई तो ये तो एक एक्स्ट्रा बर्डन बनेगी ना इकोनॉमी के लिए। अगर ये काम करती तो ये एसेट होती, लेकिन जब ये काम नहीं कर रही है तो ये लाइबिलिटी हो गई। और जब ये लाइबिलिटी हो गई इकोनॉमी के लिए, तो फिर इसको चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं ना। अब ये पैसे कमा सकती थी, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे सकती थी, बट नहीं, अब ये जीडीपी ग्रोथ पे लाइबिलिटी की तरह फंक्शन कर रही है। और ये जो है, ये एक मेजर इशू है एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, यही हो गया आपका ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में बात हो गई। वुमेन के बारे में ये वाली बात हो गई। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। और वो क्या है कि डज इनइक्वालिटी लीड टू ग्रोथ? क्या इनइक्वालिटी से ग्रोथ होता है? क्यों ये बात आई है? क्योंकि हमारे प्रेजेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो अभी तक खैर घोषित नहीं है ऑपोजिशन, बट उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड पोलराइजिंग रिब्यूटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव ब्रॉट द टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटी टू द फोर। राहुल गांधी जी ने कहा ना कि मैं अमीरों की प्रॉपर्टी, उनकी जमीनें लेके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। उसी चीज के बेसिस पे ये वाला जो टॉपिक है, क्या इनइक्वालिटी के चलते डेवलपमेंट होता है, ये वाला टॉपिक डिबेट में आया है। अब देखिए, दो चीजें हैं, पहले शुरू करने से पहले मैं बताऊं, क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन सही है? इसके दो पहलू, एक तो हाँ, यस, दूसरा नो। अब यस वाला कंसेप्ट आप समझिए, अगर आप कहते हैं कि हाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब जो भी अमीर लोग हैं उनके पैसों को लेके गरीब लोगों में या जो कम समृद्ध लोगों में बांट देना चाहिए। सुनने में तो कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। आपने एक बार को ये काम कर भी किया, सारे लोगों के पास बराबर बराबर पैसे होंगे। अब एक फेज आएगा, ये जो अमीर आदमी था वो कहेगा कि जब सबके पास बराबर ही पैसे हैं तो मैं मेहनत क्यों करूं। जब ये मेहनत करना बंद कर देगा, ये काम करना बंद कर देगा, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन बंद हो जाए, कंपनीज बंद होने लगेंगी, उस कंडीशन में आप पैसे कहाँ से लाओगे बाकी लोगों को देने के लिए? ठीक है, ये एक यस का जवाब हुआ आपकी कि हाँ बांट देना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। अरे कैपेबिलिटी डेवलप अगर आप करोगे ताकि ये लोग भी पैसे कमा सके, ये लोग भी रिच क्लास में कन्वर्ट हो सके, अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो सके, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सके, कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत। जो अमर्त्य सेन का आपने कैपेबिलिटी अप्रोच अगर पढ़ा हो, कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है, सोशल कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है। तब अपने आप इनइक्वालिटी घटेगी, धीरे धीरे ही सही बट घटेगी। बट ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, इससे क्या होगा? मतलब पर्सनली मेरा मानना है कि इससे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कि ये फाइनली एक कोलैप्स की तरफ बढ़ेगा, फिर आप डेवलपमेंट कैसे कर पाओगे, बाकी चीजों में डेवलपमेंट कैसे होगा? ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी है कि इंडिया में अभी जो है इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, उतनी कॉलोनियल टाइम्स में भी नहीं थी। अब पता नहीं इनके पास ये डेटा कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। बस इनका ये बात कहना है। ऑल्दो ये बात सच है कि इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। 1% पॉपुलेशन के पास ऑलमोस्ट 50 to 60% रुपए हैं, और जो लोअर 50% पॉपुलेशन है उनके पास 1% रुपए भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। और इनइक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी हार्म करती है। ये जो है, मतलब एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी है इसका, कि जब इनइक्वालिटी रहती है तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक जगह बनती है कि वो अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके, वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ा सके।
ये एक चीज है, वेलफेयर को बढ़ा सके, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू चीजों को पुश कर सके। बट इसका दूसरा पहलू कि कंसंट्रेशन ऑफ मोनोपोली पावर अमंग द कैपिटल रिलेटेड टू लेबर। मतलब कैपिटलिस्ट के पास जब ज्यादा पैसे होंगे वो फिर डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेगा, वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय क्यों करेगा, वो कम से कम लोगों को एम्प्लॉय करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की बात सोचेगा, जो कि सच भी है। कोई भी बिलेनियर, कोई भी करोड़पति, अरबपति, अमीर आदमी जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा मोनोपोली पे फोकस करते हैं। और वो लोग मार्केट के डिसाइडेड रेट पे काम नहीं करते हैं, वो लोग मार्केट में फिक्स रेट्स को डिसाइड करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले कंपनी लॉन्च हुई, उन्होंने 4G लॉन्च किया, फ्री में प्रोवाइड किया 1 साल तक। उसके बाद बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ रुपीस चार्ज करने लगे, पूरा मार्केट डिस्टॉर्ट हो गया। आज उन्हीं के सेट किए हुए प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। पहला पहलू तो ये हो गया, ठीक है। बट अब दूसरा पहलू देखते हैं। वो कंपनी आई, उन्होंने मार्केट में प्राइस एक सेट कर दिया, 4G आया, फिर अब 5G आ गया, उन्होंने एक मार्केट पे प्राइस सेट किया। उस प्राइस के चलते टेलीकॉम का जो पहले हम लोग ना 1 GB इंटरनेट का, मुझे याद है 2011 12 13 14 में 1 GB इंटरनेट का 200 से 300 रुपया लग जाता था। 1 GB फॉर 1 GB। आज के डेट में हम लोग 149 का रिचार्ज करते हैं ना, तो 1 GB डेली मिलता है फॉर 20 डेज, प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग अलग से। पहले 200 से 300 रुपए में 1 GB इंटरनेट मिलता था, और कॉलिंग चार्जेस अलग से। तो सोचो इन दोनों में से सस्ता कौन है। और ये आज से 10 साल पहले की बात है, ये वाली बात आज की है। तो जरूरी नहीं है कि जब मार्केट कहीं मोनोपोली हो रही है तो वो सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है तो सिर्फ उससे एक आदमी का ही फायदा, उससे फायदा चारों तरफ हो सकता है कि ये यूनिलैटरल चीज नहीं है, इससे फायदा भी है, इससे नुकसान भी है। दोनों चीजें हैं। नुकसान क्या हुआ? बहुत सारी छोटी कंपनियां बंद हो गई, जैसे एयरसेल बंद हो गया, यूनिनॉर बंद हो गया, ठीक है। एक एस्टेल नाम की कंपनी आई थी, वो बंद हो गई। टाटा डोकोमो बंद हो गया। बहुत सारी छोटी कंपनियां थी जो सरवाइव नहीं कर पाई मार्केट। वोडाफोन और आइडिया को मर्ज करना पड़ा। बट कॉस्ट आज कम हो गई, कस्टमर पे बर्डन पहले के कंपैरिजन में कम हो गया, टेली डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज हो गया, यूपीआई से लेके सारी चीजें जो आज के डेट में दिख रही हैं आपको, ये सारी इसी का इफेक्ट है, ठीक है। तो एक यूनिडायरेक्शनल वे में हम लोग चीजों को नहीं देख सकते। और क्या है कि जो वेजेस हैं, वेजेस डिटरमाइन करते हैं लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी को, कि जो वेज है उसके अकॉर्डिंग लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। अब कैसे? जितना लोगों को, मान लो किसी के पास 100 रुपए हैं अगर, तो वो 100 रुपए का सामान खरीदेगा। अब अगर वो 100 रुपए का सामान खरीद रहा है या 100 रुपए का सामान खरीद रही है, तो वो 100 रुपए का सामान किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में ही तो प्रोड्यूस हुआ होगा, किसी मार्केटिंग कंपनी ने ही तो उसको मार्केट किया होगा। अब लोगों के पास 100 रुपए होंगे ही नहीं, तो उन कंपनीज ने जो मार्केट किया या मैन्युफैक्चर किया वो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। जब वो बिकेगा ही नहीं तो कंपनी को फायदा ही नहीं होगा। तो कंपनी को भी फायदा होने के लिए कुछ पैसे लोगों के हाथ में रहने जरूरी हैं, otherwise the company will not be able to make the profit of it. And to make the profit and to run the company smoothly, there is a must that the people should have the money to avail the goods or services provided in the market. Okay. अब यहीं से एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है ग्रीडफ्लेशन का। ग्रीडफ्लेशन, अब देखिए नाम से ही आपको समझ आएगा, ग्रीड प्लस फ्लेशन क्या है। ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच। फ्लेशन मतलब महंगाई। ऐसी महंगाई जो लालच के चलते बढ़े। मतलब कि एक कार्टेल बना लें कंपनीज, या एक किसी एक कंपनी की मोनोपोली बन जाए, और वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दाम बढ़े ना बढ़े, इनपुट कॉस्ट बढ़े ना बढ़े, वो दाम बढ़ा दे अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ये जो कंडीशन होगा ये ग्रीडफ्लेशन का कंडीशन होगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट लेवल ऑफ आउटपुट।
ये वाला जो कंडीशन है ये खराब कंडीशन है। तो आप देख रहे हो यहाँ दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं कि इससे फायदा भी है, इससे नुकसान भी है। ये कोई यूनिलैटरल चीज नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ी चीज जो है, जो मैं पर्सनली मानता हूँ या बहुत से लोग मानते हैं, जैसे मिल्टन फ्रीमैन का जो कंसेप्ट है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। बट इंडिया जैसे देश में इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट कंट्रोल भी होना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल रहे। बट फ्री मार्केट इकोनॉमी हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे, मतलब आपको ये इशू ना हो कि हर चीज में गवर्नमेंट घुस रही है, हर चीज में मोनोपोली बन रहा है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। मार्केट खुद से अपने आप को इवॉल्व कर पाए, रेगुलेट कर पाए, वैसी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। क्यों? अब उससे क्या होता है देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे दिया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी खुली, वहां पे कुछ एम्प्लॉयज आए, उन एम्प्लॉयज ने काम करना शुरू किया, उनको सैलरी मिली। अब मान लीजिए एम्प्लॉयज को 100 रुपये सैलरी पर हेड मिली और वहां पे 100 एम्प्लॉयज हैं, तो कुल मिला के वहां के मार्केट में 10,000 रुपये आ गए। अब इन 10,000 में से हो सकता है इन सारे लोग 10-10 रुपये बचा के और 1,000 रुपये बचा ले, तो 9,000 रुपये तो मार्केट में खर्च करेंगे ही। अब जब ये 9,000 रुपये ये मार्केट में खर्च करेंगे या बैंक, और 1,000 ये बैंक में जमा करेंगे, ये बैंक जो है ये लोगों को लोन ज्यादा देगी। लोन ज्यादा दे रही है मतलब ये मनी का यहाँ पे भी मल्टीप्लायर हो रहा है। ये जो 9,000 रुपये इन्होंने मार्केट में खर्च किए, इस मार्केट में मान लीजिए कि जो शॉपकीपर होगा उसका भी कुछ प्रॉफिट बनेगा, जो मार्केटिंग वाला होगा उसका भी कुछ प्रॉफिट बनेगा, जो प्रोडक्शन वाला होगा उसका भी कुछ प्रॉफिट बनेगा, जो रॉ मटेरियल वाला होगा उसका भी कुछ प्रॉफिट बनेगा। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब ये जो 9,000 रुपये हैं ये अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यही जो है मार्केट में एक पॉजिटिव चेन बनाता है, एक मतलब डेवलपमेंट की ओर मार्केट को लेके जाता है। इसलिए इतने पैसे लोगों के पास होने चाहिए कि वो कंजम्पशन कर सके और एक बेहतर लाइफ की तरफ आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मोनोपोली ऐसी बन गई कि वेल्थ कंसंट्रेशन सबके एक ही लोगों के हाथ में है या कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में हो जाए। कैपिटलिज्म इज नॉट अ बैड थिंग, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, क्रोनी कैपिटलिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन से बेहतर है कैपेबिलिटी को डेवलप कराना, उनके अप्रोच को डेवलप कराना, ताकि वो अपने स्किल्स को इन्हांस करके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हमारे पास अभी सबसे बड़ा अगर कोई रिसोर्स है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स, हमारी डेमोग्राफी। हमारे यहाँ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को भी लीड कर सकें, अपनी इकोनॉमी को भी इन्हांस कर सकें। ओके। अब दूसरा इसमें पहलू आता है कि मान लीजिए आपने कहा कि नहीं भाई हम ये सब नहीं करेंगे, जो अमीर हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे इस न्यूज़पेपर में एग्जांपल गौतम अडानी का दिया है कि गौतम अडानी जैसे जो लोग हैं या अंबानी जैसे जो लोग हैं उन पे हम टैक्स बढ़ा देंगे, उन पे उनसे बहुत ज्यादा टैक्स ले लेंगे। अब उनसे अगर आपने बहुत ज्यादा टैक्स लिया, वो क्या करेंगे? चुपचाप से यहाँ उठेंगे और किसी वैसे देश में चले जाएंगे जहाँ टैक्स बहुत कम है, किसी टैक्स हेवन कंट्री, बनाना रिपब्लिक वगैरह टाइप की जगह पे, मॉरिशस चले जाएंगे, ठीक है, पनामा चले जाएंगे। वहां टैक्स उनको देना नहीं, उनके पैसे ज्यादा बचेंगे, नुकसान किसका होगा? आपके देश का। दूसरी चीज, उनका जो प्रोडक्ट है उस पे टैक्स भी आप कैसे लोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एयरपोर्ट है अडानी ने जिसको एक्वायर किया है, या कोई सी पोर्ट है, अब उस एयरपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे लोग, फ्लाइट्स लेंगे लोग, फ्लाइट्स की टिकट अफोर्ड कर पाएंगे लोग, तब तो उसको प्रॉफिट जनरेट होगा। जब उसको प्रॉफिट जनरेट होगा तब तो आप उस पर टैक्स इंप्लीमेंट कर पाओगे। जब उसका प्रॉफिट ही नहीं जनरेट होने दोगे आप, लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे कि वो फ्लाइट का टिकट खरीद सके, तो कैसे फिर होगा काम? फिर कैसे आप टैक्स ले लोगे उनसे? ये भी एक बहुत मेजर इशू है। और आज के टाइम पे हम लोग अगर देखें, इनइक्वालिटी नो डाउट बढ़ी है, ऐसा बहुत सारे डेटास का कहना है, बट इनकम भी लोगों की बढ़ी है। एक मेजोरिटी जो मिडिल क्लास का राइज हो रहा है डे बाय डे, इसको भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। फ्लाइट्स की बुकिंग पहले से ज्यादा होने लगी है,
रेलवेज में बुकिंग पहले से ज्यादा होने लगी है एसी क्लासेस की। कार्स हो, बाइक्स हो, इनकी सेल इंक्रीज हो रही है। तो लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। बट हमें यहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है। लगभग हमारे 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। 26 करोड़ लोग तो ऐसे हैं, 27 करोड़, जो मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी इंडेक्स के नीचे हैं। इनको ऊपर लाना है, इनके लिए काम करना पड़ेगा। तभी जाके चीजें सही होंगी, तभी जाके हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है। विकसित भारत का जो संकल्प है वो तभी पूरा हो पाएगा। ओके। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। आपको डिस्कशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजय शंकर।